फिर इस बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में एक लाइटर रीजन होता है, जहां पे मतलब राइबोसोम भी ज्यादा नहीं होते, बाकी चीजें भी ज्यादा नहीं होती, थोड़ा हल्का सा हमारे पास एक रीजन होता है, एक लाइटर रीजन होता है। जब हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जो साइटोप्लाज्म है उसके दरमियान हमारे पास एक लाइटर रीजन हमें नजर आता है, जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया का क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। तो वो जो लाइटर रीजन है, ये जो हमारे पास थोड़ा सा हल्का है और लाइटर रीजन है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड रीजन। न्यूक्लियोइड याद रखना कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर कोई भी प्रॉपर न्यूक्लियस आपको नजर नहीं आएगा, कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन नजर नहीं आएगी जो कि इस डीएनए को इस साइटोप्लाज्म से अलग कर दे, इस न्यूक्लियोइड रीजन को साइटोप्लाज्म से अलग कर दे। मतलब देयर इज नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होगा, बस एक रीजन होगा जिसको हम न्यूक्लियोइड रीजन बोलेंगे। और उस न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर हमारे पास ज्यादातर जो बैक्टीरिया है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। मतलब यहाँ जो बैक्टीरियल जीनोम है वो डीएनए की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में है? डीएनए की फॉर्म में डबल स्टैंडर्ड एक ही मॉलिक्यूल होगा डीएनए का, उसको हम बोलेंगे बैक्टीरियल क्रोमोसोम। इसको क्या बोलेंगे हम? बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जो कि एक ही होगा ज्यादातर केस में। वैसे बहुत सारे ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जिनमें ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन क्रोमोसोम वैसे अभी इस लेवल पे हमें इतना ही मानना है कि एक ही हमारे पास बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड रीजन में। फिर फर्क क्या है कि जो यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए, इसमें फर्क क्या है कि यूकैरियोट्स में जो डीएनए था वो मतलब एक धागे की सूरत में होते थे, लेकिन यहां पे हमारे पास जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो ज्यादातर आपको सर्कुलर मिलेगा। क्या मिलेगा? सर्कुलर मिलेगा। मतलब ये ऐसे डीएनए नहीं होगा, बल्कि ये आपस में ऐसे लिपटा हुआ आएगा और दूसरे सर्कल के साथ अटैच हुआ होगा। जब हम इसको खोलेंगे तो एक सर्कल की फॉर्म में हमें मिलेगा, इसको हम बोलेंगे सर्कुलर डीएनए। क्या बोलेंगे हम? सर्कुलर डीएनए। तो बैक्टीरिया के केस में न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, जिसको हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल क्रोमोसोम। फिर ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है इसकी जो फोल्डिंग होती है आपस में एक दूसरे पे चिपक के, मतलब जो सर्कुलर डीएनए है ये काफी बड़ा होता है। मतलब अगर इसको हम लेंथ वाइज करें तो ये तकरीबन 1300-1400 माइक्रोमीटर बन जाता है। तो मसला ये है कि टोटल जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है 8-10 माइक्रोमीटर का, उसमें इतना बड़ा डीएनए कैसे आ जाता है? अगर उसको हम सीधा कर ले तो बहुत बड़ा हमारे पास डीएनए बन जाता है। तो वो पैकिंग जो होती है, इसकी जो फोल्डिंग होती है, जैसे बहुत बड़ी रस्सी है, लेकिन अगर उस रस्सी को हम हाथ में पकड़ के इस हाथ की गिर्द घुमाते जाएं तो वो बहुत बड़ी रस्सी जो है वो एक छोटी सी जगह में आ जाएगी, छोटी सी जगह में आ जाते। तो उसमें फोल्डिंग के लिए भी हमारे पास इस डीएनए के अंदर फोल्डिंग काफी सारे जो प्रोटीन्स हैं, जो एंजाइम्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, यानी एनएपीज। ठीक है, नैप्स जिसको हम बोलते हैं, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। तो इतना पता होना चाहिए कि फोल्डिंग के लिए जब उसको हम लपेटते हैं, जो बैक्टीरिया डीएनए को अपने इर्द गिर्द एक सर्कुलर फॉर्म में और एक दूसरे के ऊपर फोल्डिंग उसकी होती है, लिपटता है, तो उसके लिए प्रोटीन्स होती हैं। जैसे कि हमारे पास ये इधर से आया, अब ये इधर से जब मुड़ेगा तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होंगे जिसको हम न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स बोलते हैं। नहीं, एनएपी, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, वो इन हमारे पास जो डीएनए है इसकी फोल्डिंग में ब्रिजेस बना रहे होते हैं। तो इस तरीके से डीएनए हमारा फोल्ड हो जाता है। हमारा मतलब बैक्टीरियल डीएनए जो है वो फोल्ड हो जाता है। तो सर्कुलर डीएनए होता है, एक ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जो कि अपने ऊपर ही लिपटा हुआ होता है, और इस तरीके से वो एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम बना लेता है। क्या बना लेता है? बैक्टीरियल क्रोमोसोम। फिर बहुत ही कम अरसे के लिए, वैसे तो हमारे पास ये सिंगल एक ही क्रोमोसोम होता है, और ये सिंगल एक ही क्रोमोसोम की वजह से बैक्टीरिया को हैप्लॉइड बोलते हैं।
मतलब जहां पर एक ही क्रोमोसोम हो वो उसको हैप्लॉइड बोलते हैं। तो ज्यादातर जिंदगी में, बैक्टीरिया की जिंदगी में, ये हैप्लॉइड फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। लेकिन फिर भी बहुत छोटे अरसे के लिए, बहुत कम अरसे के लिए ये बैक्टीरिया डिप्लॉइड हो सकता है। वो कैसे कि जब ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने से पहले अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, अपने डीएनए को कॉपी करेगा। तो जब ये अपने डीएनए को कॉपी कर लेगा तो एक ये पुराने वाला डीएनए और एक इसके साथ नए वाला डीएनए है। अब दो डीएनए हो जाते हैं, दो क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, तो इसको फिर हम डिप्लॉइड फॉर्म में कहेंगे। लेकिन वो तब होगा जब हमारे पास ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, सेल डिवीजन स्टेज में होगा। नहीं तो वैसे आपका जो बैक्टीरिया है वो हैप्लॉइड फॉर्म में होता है, उसमें एक ही बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये तो हो गया बैक्टीरियल जीनोम में जो मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम या बैक्टीरियल जीनोम है उसके बारे में। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ डीएनए जो है वो इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम से आजाद होता है, इससे इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन वो साइटोप्लाज्म में जगह जगह पर सर्कुलर फॉर्म में लिपटा होता है। जैसे कि ये वाला हमारे पास जो है ये एक सर्कुलर डीएनए है जो कि इधर प्रेजेंट है, एक हो सकता है इधर प्रेजेंट हो सर्कुलर डीएनए, एक और प्रेजेंट हो आपका सर्कुलर डीएनए। तो ये जो सर्कुलर छोटे छोटे से डीएनए होते हैं इनका प्लस स्पेशल नाम है प्लाज्मिड्स। क्या है हमारे पास? प्लाज्मिड्स। अब ये भी डीएनए है, ये भी बैक्टीरिया के पार्ट होते हैं। जब हम बैक्टीरिया का जीनोम पूरा कहेंगे तो उसमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी आएगा और उसमें प्लाज्मिड्स भी आएंगे। लेकिन इनकी डिवीजन का इस वाले जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसके डिवीजन से कोई रिलेटेडनेस नहीं है। ये जब चाहे खुद को डिवाइड करेंगे, जब चाहे कहीं पर जाएंगे। इनका और इनका आपस में ज्यादातर लिंक नहीं होता, तो ये फ्रीली इंडिपेंडेंटली हमारे पास से डिवाइड करेंगे। इनके साथ कोई ताल्लुक ज्यादा नहीं होता। इसको क्या बोलेंगे हम? प्लाज्मिड्स बोलेंगे। अगर अभी के लिए याद रखना है तो प्लाज्मिड वैसे हमारे पास सर्कुलर में हो सकते हैं, लेकिन प्लाज्मिड लीनियर फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। याद रखना ये बात, सिर्फ सर्कुलर में नहीं होती, ज्यादातर सर्कुलर फॉर्म में होंगे, मतलब गोल गोल होंगे, लेकिन ये लीनियर फॉर्म में धागे की सूरत में, मतलब ऐसे भी हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं प्लाज्मिड। लेकिन अभी के लिए याद क्या रखना है कि ये सर्कुलर है और ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास बैक्टीरियल के जीनोम का पार्ट है। अगर बायोटेक्नोलॉजी में जाओगे तो इसका बहुत ज्यादा आपको यूज होगा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड्स का। तो ये प्लाज्मिड एक ऐसी चीज है जो कि कंजुगेशन के दौरान एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा सकते हैं। और ये जो बैक्टीरिया, ये डीएनए है तो लाजमी बात है इसमें कोई जीन्स होंगे ना, डीएनए है तो कोई जीन्स है। तो ज्यादातर जो प्लाज्मिड्स होते हैं उनमें किस तरह के जीन्स होते हैं? उसमें हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। यहां पे मैं लिख लेता हूं, किधर गया कपड़ा, ये मिटा देता हूं। ज्यादातर जो प्लाज्मिड्स हैं उसमें किस तरह के जीन्स आपको मिलेंगे? उसमें आपको मिलेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स या फिर हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन्स। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, ड्रग रेजिस्टेंट जीन्स और हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन्स। मतलब क्या हुआ कि बिलफर्ज मैं मिसाल के तौर पर, ये प्लाज्मिड है, ये क्या हमारे पास, ये एक प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड के अंदर एंटीबायोटिक, क्या नाम, कौन से एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन कर देते हैं। टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, या फिर पेनिसिलिन कर देते हैं। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि इस बैक्टीरिया के सेल वॉल को ग्रो नहीं करने देते। जब बैक्टीरिया डिवाइड करता है तो उसके बाद इसके सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होने देती और इस तरीके से बैक्टीरिया मर जाता है। ये पेनिसिलिन है जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो प्लाज्मिड्स हैं, इस प्लाज्मिड के अंदर बिलफर्ज एंटीबायोटिक पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। तो जब ये प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया के अंदर होगा तो ये जीन एक्टिवेट होगा और ये ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाएगा जो कि पेनिसिलिन को डीएक्टिवेट कर दे, पेनिसिलिन को ही खत्म कर दें। तो वो इस पेनिसिलिन के खिलाफ ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट रहेगा। पेनिसिलिन जो है वो इस बैक्टीरिया पे काम नहीं करेगी जब तक इसके प्लाज्मिड के अंदर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स रहेगा। इसी तरीके ड्रग रेजिस्टेंस हो, कोई और ड्रग्स होती है तो उसके खिलाफ भी जीन्स हमारे पास प्लाज्मिड में हो सकते हैं। या हैवी मेटल जैसे कैडमियम या इस तरह के हमारे पास जो मेटल्स हैं लेड वाले हो गए, वो भी बैक्टीरिया के लिए क्या है, हानिकारक है, वो भी बैक्टीरिया की सेहत के लिए अच्छे नहीं है। तो उनके खिलाफ भी जो रेजिस्टेंट जीन्स हैं वो इन प्लाज्मिड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इन प्लाज्मिड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो बिलफर्ज
मैं यहां से ये वाले प्लाज्मिड निकाल देता हूं जिसके ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है। तो जब ये प्लाज्मिड निकल जाएगा तो अब ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, ये बैक्टीरिया सब्सेप्टिबल हो जाएगा। अब इस बैक्टीरिया पर अगर मैं पेनिसिलिन अप्लाई करता हूं तो पेनिसिलिन इस बैक्टीरिया को मार देगा। क्यों? क्योंकि वो प्लाज्मिड जिसके ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी वो मैंने निकाल दी। इसी तरीके से एक और बैक्टीरिया है, आगे हम इसको कंजुगेशन वाले प्रोसेस में इंशाल्लाह देखेंगे। बिलफर्ज एक और बैक्टीरिया है ये वाला, ठीक है, ये वाला एक बैक्टीरिया है और इसके पास वो वाला जीन नहीं है, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है। लेकिन जब वो इस बैक्टीरिया के साथ आएगा तो इन दोनों के पिलाए आपस में मिल जाएंगे और अब बिलफर्ज ये अपने खुद को कॉपी कर देगा या खुद को यहां से कॉपी करके ट्रांसफर कर देगा यहां पे। अब इस बैक्टीरिया के अंदर भी कंजुगेशन के थ्रू वो प्लाज्मिड आ गया है जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स थी, तो अब ये बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया। अब ये बड़ा प्यारा सा फिनोमिना है जिसको आगे एडवांस लेवल पे जब जाओगे तो वहां पे बहुत तसल्ली से इसको समझने भी मजा आता है और इसके ऊपर काम करने में भी मजा आता है। तो ये भी प्लाज्मिड्स हैं जो कि बैक्टीरिया का पार्ट है। क्या है हमारे पास, बैक्टीरियल जीनोम का पार्ट है। तो बैक्टीरियल डीएनए हमारे पास दो तरीकों से मिल सकता है। ज्यादातर डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम या बैक्टीरियल जीनोम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियड रीजन में, लेकिन इसके अलावा भी बैक्टीरिया जो है सर्कुलर डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। छोटे छोटे जीन्स होंगे उसके 25-30 जीन्स वाला एक हमारे पास सर्कुलर डीएनए होगा जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड के जो हमारे पास रेप्लिकेशन है या प्लाज्मिड की जो डिवीजन है वो इंडिपेंडेंट है बैक्टीरियल क्रोमोसोम की। जरूरी नहीं कि जब ये डिवाइड कर रहा हो तो ये डिवाइड करेगा, जरूरी नहीं कि जब ये डिवाइड कर रहा हो तो ये डिवाइड करेगा। दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो यहां तक जो बातें थी वो आपकी बुक से रिलेटेड थी।